एवरीवन, माय नेम इज़ गगन चंद्रा और आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज का टॉपिक है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट पार्ट 2। बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट पार्ट 1 में मैंने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ स्टॉक मार्केट और जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि एक कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए कैसे फंड रेज करती है, जिसमें मैंने डिस्कस किया था डेट फाइनेंसिंग और जिसमें मैंने डिस्कस किया था इक्विटी फाइनेंसिंग के बारे में। फिर मैंने डिस्कस किया था कि इसमें कौन कौन से पार्टिसिपेंट हैं, जिसमें मैंने डिस्कस किया था सेबी के बारे में, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो गार्डियन का रोल प्ले करती है। फिर मैंने डिस्कस किया था ब्रोकिंग हाउसेस के बारे में। फिर मैंने डिस्कस किया था स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में और फिर इन्वेस्टर्स के बारे में डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे वो कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं जिनकी ट्रेडिंग की जाती है, और ये समझेंगे कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। इन सारी चीज़ों को आज समझने की कोशिश करेंगे। मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट पार्ट 1 को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें, तो इस बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट पार्ट 2 के वीडियो को समझने में थोड़ी आसानी होगी। अभी ज़रा समझते हैं, जब एक कंपनी फंड रेज करती है तो वो पब्लिक के पास जाती है और अपने इक्विटी को यानी कि अपने शेयर होल्डिंग को वो पब्लिक में शेयर करती है या उनके बीच बांटती है और उसके एवज में उसको पैसे मिलते हैं। तो इसमें जो रिलेशनशिप होता है सिर्फ कंपनी का इन्वेस्टर के बीच में। यहाँ पे जो स्टॉक एक्सचेंजेस की जो मैंने बात की थी उनका यहाँ पे कोई रोल नहीं होता है। हाँ, यहाँ पे सेबी का रोल होता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का। क्योंकि क्या होता है, जब एक कंपनी डिसाइड करती है कि मुझे फ़ंड रेज करना होता है तो वो थोड़ा ज़्यादा महंगा होता है डेट फाइनेंसिंग से, क्योंकि यहाँ पे उनको मर्चेंट बैंकर को बुलाना पड़ता है, उसे कंपनी की वैल्यूएशन करवानी पड़ती है, अंडरराइटर्स को बुलाना पड़ता है, उसे कितने शेयर्स बनाने हैं, फिर रजिस्ट्रार को बुलाना पड़ता है, बैंक के साथ टाई अप करना पड़ता है, फिर जाके वो पब्लिक को अपना शेयर्स बेच पाती है और पब्लिक उस शेयर्स को ख़रीदती है, जिससे कंपनी इससे इस इक्विटी के थ्रू फंड रेज करती है। तो यहाँ पे जो इंटरमीडियरीज़ है वो कोई स्टॉक ब्रोकर नहीं है। यहाँ पे जो इंटरमीडियरीज़ उनके होते हैं मर्चेंट बैंकर होते हैं और अंडरराइटर होते हैं। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप है यानी जहाँ पे कंपनी डायरेक्टली अपने शेयर्स को पब्लिक में बेचती है उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। यहाँ पे कोई स्टॉक ब्रोकर या स्टॉक एक्सचेंजेस का कोई रोल नहीं होता है। अब जरा बात करते हैं सेकेंडरी मार्केट। जब एक कंपनी फंड रेज करने के लिए इक्विटी के थ्रू वो प्राइमरी मार्केट से फंड रेज करती है पब्लिक से, उसके बाद क्या होता है कि उस स्टॉक का लिस्टिंग कर दिया जाता है। कहाँ पे? स्टॉक एक्सचेंजेस में 10 से 15 डेज लगता है, उसके बाद उसकी लिस्टिंग हो जाती है। उस लिस्टिंग होने के बाद सपोज़ मैं एक एग्जांपल लेता हूँ ज़ोमैटो का। ज़ोमैटो में मैंने सपोज़ आईपीओ के लिए अप्लाई किया, जिसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफ़र। मुझे शेयर्स मिल गए, किसी मेरे फ्रेंड ने अप्लाई नहीं किया, उनको शेयर्स नहीं मिले। अभी वो मेरा फ्रेंड चाहता है कि नहीं मुझे भी इसमें इन्वेस्ट करना है, तो अब तो उस आईपीओ के थ्रू वो कर नहीं सकता क्योंकि आईपीओ ऑलरेडी ख़त्म हो चुका। जिसको फ़ंड रेज करना तो उसने फ़ंड रेज कर लिया। अभी कि जब अगर किसी इन्वेस्टर्स को अगर इंटरेस्ट है उस कंपनी में और अगर उसको आईपीओज़ के थ्रू उसमें वो इन्वेस्ट नहीं कर पाया तो वो शेयर्स कहाँ से खरीदेगा? तो वो फिर शेयर वो सेकेंडरी मार्केट से खरीदेगा, जिसको बोलते हैं जहाँ पे शेयर्स की अदला बदली बस होती है, वो एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर्स के पास से। यहाँ पे कंपनी का अपना कोई रोल नहीं होता क्योंकि कंपनी ऑलरेडी आप जो पैसे रेज करनी थी वो पब्लिक से ऑलरेडी रेज कर ली है। सेकेंडरी मार्केट से कंपनी को कोई भी मतलब नहीं होता। यहाँ पे बस एक इन्वेस्टर का दूसरे इन्वेस्टर के साथ अपना वेस्टेड इंटरेस्ट होता है कि अगर आपका, जैसे मैंने बताया था कि एक ऑर्डर मैचिंग होती है। अगर जोमेटो का शेयर 120-25 रुपया हो गया, दूसरा बंदा को लग रहा है कि नहीं 125 रुपया में मुझे बाई कर लेना चाहिए, कोई सेल कर रहा है 125 पे और उसकी मैच करती है 125 के, मतलब बाई और सेल ऑर्डर दोनों मैच करता है, तो फिर वो एक्सचेंज होता है शेयर्स का। एक शेयर्स अगर मेरे पास था तो मैं किसी को बेचूंगा मेरे फ्रेंड को, तो मुझे जो मिलेगा, मुझे पैसे मिलेंगे और मेरे फ्रेंड को मैंने जो शेयर्स करे थे उसके डीमैट अकाउंट में वो T+2 डेज़ में चले जाएंगे। T+2 डेज़ बोलने का मतलब क्या हुआ कि आज ट्रेडिंग हुई और इसके 2 दिन के बाद उसके डीमैट अकाउंट में वो शेयर्स चले जाएंगे। सेकेंडरी मार्केट में कंपनी का कोई रोल नहीं होता है। यहाँ पे एक इन्वेस्टर का दूसरे इन्वेस्टर्स के साथ वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। अगर उनके ऑर्डर मैच करते हैं तो वो शेयर्स का एक्सचेंज होता है।
तो ये बात हुई प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का। अभी ज़रा समझते हैं कि इसमें कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो जिसकी ट्रेडिंग होती है। उसमें सबसे पहला है कि इक्विटी का, जिसको शेयर्स के रूप में मैंने बोला। तो अभी क्या होता है, मैं शेयर्स के बारे में ज़रा हल्का बताता हूँ, ये स्टॉक जिसको बोलते हैं आप। इसमें क्या होता है, दो तरीके से लोग ट्रेडिंग करते हैं। इंट्राडे में आपको क्या होता है कि 9:15 के बाद से 3:30 के पहले आपको बाई करना है और उसके बाद उसी दिन उसको सेल करना है, जिसको एक ही दिन में उस पूरे प्रोसेस को बाई और सेल को फिनिश करना है, उसको बोलते हैं इंट्राडे। अभी जो दूसरा होता है एक पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग क्या आप करते हैं, जैसे अगर मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मुझे लगता है कि नहीं ये HDFC बैंक में मुझे इन्वेस्ट करना है और एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, तो मैं देखूंगा जो प्राइस अच्छा लग रहा है वो 1500 का। अगर वो 1500 में मुझे उसका स्टॉक मिला और तो मैं एक दिन में नहीं, उसको लंबे समय में उसको मैं रखना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना होता है कि पूरे पैसे मुझे उसके देने पड़ेंगे। अगर मुझे 100 शेयर लेने हैं और अगर उसका भाव 1500 रुपया है तो मुझे कितना देना पड़ेगा, क्योंकि 1500 का एक है तो 10 शेयर 15,000 के होंगे और 1.5 लाख के 100 शेयर हो जाएंगे। तो मुझे पूरा यहाँ पे 1.5 लाख रुपया इन्वेस्ट करना होगा। लेकिन अगर मुझे इंट्राडे में यही काम करना होता कि आज ही मुझे खरीदना है और आज ही मुझे बेचना, मुझे लगता है कि नहीं ये शेयर्स ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, तो यहाँ पे मुझे कंपनी क्या करती है, ब्रोकिंग हाउसेस क्या करती है, यहाँ पे आपको मार्जिन प्रोवाइड करती है, जिसको लिवरेज बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको कहीं कहीं 10 टाइम्स लिवरेज मिलता है। मतलब अगर आपको यहाँ पे आपने 1.5 लाख रुपया लग रहा है आपको एक पोजिशनल बाई करने में, तो यहाँ पे आपको बस 15,000 ही लगेगा, क्योंकि इसका 10 टाइम्स हुआ है ना। तो कुछ लोग लंबे टर्म के लिए किसी शेयर्स को खरीदते हैं, उससे उनको डिविडेंड भी मिलती है और उनको लगता है ये कंपनी ग्रो करेगी तो मेरा जो स्टॉक का प्राइस है वो भी ग्रो करेगा। तो ये एक तरीका हुआ इक्विटी। तो एक मैंने डिस्कस किया एक इंस्ट्रूमेंट का जिसको इक्विटी बोलते हैं, जो इस स्टॉक मार्केट में जिसकी ट्रेडिंग की जाती है। दूसरा क्या है, बॉन्ड। बॉन्ड की भी ट्रेडिंग होती है। अभी जैसे मैंने इक्विटी फाइनेंसिंग की बात की, वैसे ही डेट फाइनेंसिंग की बात होती है। जैसे क्या होता है, कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो डेट इशू करता है और उसको पब्लिक में बेचता है। जैसे मैंने जिसको फिर से मैं बोलूँगा उसको प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। वहाँ भी कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्टर को वो बॉन्ड सेल करती है और उससे पैसे रेज करती है, और फिर सेम प्रोसेस जैसा इक्विटी में होता है उसको 10 या 15 डेज़ के बाद फिर इसकी लिस्टिंग सेकेंडरी मार्केट में यानी कि स्टॉक एक्सचेंजेस में कर दी जाती है, जहां से एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर्स को वो खरीद और बाई और सेल कर सकता है। तो बॉन्ड जब आप खरीदते हैं तो आपको क्या होता है, एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है और जिसको कूपन बोलते हैं, कि अगर आपको कंपनी 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रही है कि नहीं चलो आप 1,000 अभी इसमें इन्वेस्ट करो, 10% आपको इसमें मैं इंटरेस्ट दूंगा, जिसको बेसिकली बोलते हैं टेक्निकल टर्म में कूपन। तो 10% का कूपन आपको मिलता है, यानी एवरी ईयर आपको 1,000 का 10% मतलब 100 रुपये आपको इंटरेस्ट मिलते रहेगा। अगर बॉन्ड का पीरियड 10 साल है तो आपको 10 साल तक वो पर ईयर आपको 100 रुपीज़ आपके अकाउंट में, और जब वो 10 ईयर्स पूरा हो जाएगा तो जो 1,000 रुपये का आपने बॉन्ड खरीदा उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। उस फेस वैल्यू आपको फिर वो 1,000 रुपये आपको वापस कर दिया जाता है। डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर होता है अनसिक्योर्ड लोन। डिबेंचर में और बॉन्ड्स में सिर्फ डिफरेंस ये है कि बॉन्ड सिक्योर होता है और डिबेंचर जो होता है वो अनसिक्योर होता है। तो डिबेंचर में थोड़ा जो परसेंटेज होता है वो बॉन्ड से थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। अब जरा बॉन्ड की बात करते हैं कि बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट से क्या रिलेशन है। बॉन्ड और इंटरेस्ट रेट का जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल इन्वर्सली रिलेशनशिप है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बॉन्ड का प्राइस कम हो जाता है। और जो तीसरा इंस्ट्रूमेंट है वो है डेरिवेटिव्स। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, मैं आज ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा डेरिवेटिव्स के बारे में, बस इसके इंस्ट्रूमेंट को मैं डिस्कस करता हूँ। इसमें 4 इंस्ट्रूमेंट है जो डेरिवेटिव्स में डिस्कस होते हैं। वो होते हैं, पहला होता है फॉरवर्ड, दूसरा होता है फ्यूचर, तीसरा होता है ऑप्शन, चौथा होता है स्वैप। तो जो फॉरवर्ड है और स्वैप है ये थोड़ा ओवर द काउंटर होता है, ये एक्सचेंजेस में इतना इसका रोल नहीं है। जो दो मेन है वो है फ्यूचर और दूसरा है ऑप्शंस। जरा सा डेरिवेटिव्स के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा। डेरिवेटिव्स होता क्या है, डेरिवेटिव्स बोलते हैं, डेरिवेटिव्स इज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हुज वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट। मतलब डेरिवेटिव्स एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वैल्यू जो है अपना कोई वैल्यू नहीं होता है, उसकी वैल्यू डिराइव की जाती है वो अंडरलाइंग एसेट से। अंडरलाइंग एसेट्स कुछ भी हो सकता है, जैसे गोल्ड एक अंडरलाइंग एसेट है, स्टॉक एक अंडरलाइंग एसेट्स है, बॉन्ड एक अंडरलाइंग एसेट्स है,
मार्केट का जो इंडेक्स जो मैंने बोला था कि निफ्टी 50 जो जैसे एक इंडेक्स है उस वो भी एक अंडरलाइंग एसेट है। तो जब ये जो डेरिवेटिव्स उसी को बोलेंगे जब उसकी वैल्यू उसके अंडरलाइंग एसेट से डिराइव की जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल से लेता हूँ कि अब रिलायंस का एक स्टॉक है तो वो एक अंडरलाइंग एसेट है चूँकि एक स्टॉक है, तो उसका जो डेरिवेटिव्स होगा वो बिल्कुल डिपेंड करेगा उस रिलायंस के स्टॉक पे। मतलब क्या, अगर रिलायंस का स्टॉक ऊपर जाता है तो इसका जो डेरिवेटिव्स होगा रिलायंस का, जैसे रिलायंस फ्यूचर या रिलायंस ऑप्शन, तो इसकी जो प्राइसिंग होगी वो बिल्कुल डिपेंड करेगी रिलायंस के स्टॉक पे, क्योंकि वो इसका डेरिवेटिव्स है। इसको जरा एक ऐसे समझते हैं डेरिवेटिव्स को कि सपोज एक आपके शहर में मैच होने वाला है, ठीक है, और उसमें टिकट सेल हो रही है, तो उसमें एक बंदा काम करता है उस स्टेडियम में, उसने आपको एक कूपन दिया 25% का, बोला भाई ये कूपन रख लो, जब भी तुम खरीदने जाओगे तुमको 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। समझो आज के रेट में वो 1000 रुपये में टिकट बिक रहा है। ये 10 दिन पहले की बात करो, मैच 10 दिन के बाद हो ना, 10 दिन पहले की बात है कि 1000 रुपये में टिकट मिल रहा है। तो जो ये टिकट हुआ वो क्या हुआ, अंडरलाइंग एसेट हुआ, और जो ये कूपन है वो क्या हुआ, वो डेरिवेटिव्स हुआ, क्योंकि कूपन की वैल्यू तभी है जब वो टिकट है। जब टिकट जो आपने खरीदा 1000 रुपये का, तभी यहाँ पे आपको कितना बच रहा है, 250 रुपया, यानी इस टिकट की वैल्यू है 250 रुपया। अभी समझो कि जैसे ही मैच नज़दीक आता है तो उस टिकट का वैल्यू 2000 रुपया हो जाता है। तो अभी जो इसकी जो टिकट का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया, 500 रुपया होगा, क्योंकि आपको तो डिस्काउंट अभी उस पर 2000 रुपये वो 25% मिलेगा, यानी 500 हो गया। यानी जैसे ही इसकी वैल्यू बढ़ी टिकट का या जो अंडरलाइंग एसेट है, वैसे इसका कूपन का भी इसकी वैल्यू बढ़ गई, यानी कि इसका डेरिवेटिव्स है। आप ये समझो कि जिस दिन मैच होने वाला था बारिश हो गई या कुछ ऐसा रीज़न हुआ, मैच कैंसिल हो गया, तो अभी जो आप मैच का जो टिकट खरीदने जाओगे, चूँकि मैच ही कैंसिल हो गया, तो जो अंडरलाइंग एसेट है टिकट का ही वैल्यू जीरो होगा, चूँकि टिकट सारा कैंसिल कर दिया गया। तो जो आपने अंडरलाइंग एसेट आपके लिए यहाँ पे क्या है, टिकट है, उसकी वैल्यू जीरो हो गई। तो जो कूपन है उसकी भी वैल्यू ऑलरेडी जीरो हो गई। तो जो डेरिवेटिव्स उसी को बोलते हैं जिसकी वैल्यू किसी अंडरलाइंग एसेट से डिराइव की जाए। तो ये था वीडियो डेरिवेटिव्स पे। मैं और एक वीडियो बनाऊंगा, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है ये, जिसमें फ्यूचर्स के बारे में डिस्कस करूंगा, ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करूंगा, और ये जो ऑप्शंस है फ्यूचर से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑप्शन पे करीब मैं 20-25 वीडियो बनाऊंगा। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।